अच्छा बेटा, ये अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 22 वाला पेपर हम लोग कर रहे हैं। जून 22 वाला मैंने वर्कशॉप में करवाया था, लेकिन मैं वापस से करवाऊंगा ताकि जो जो नहीं आए थे उनको एक बारी आ जाए वो चीज़ें। तो जो नवंबर 22 वाला पेपर हम लोग कर रहे हैं, ये आपके पास पास पेपर्स की बुक में मेरा नहीं ख्याल होगा, ये नहीं होगा। तो अपने पास को डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, जरा इसको देखें केस स्टडी को। हमारे पास यहाँ पे बैंक मर्जर्स के हवाले से केस स्टडी है। और इसको जरा देखें, हमारे पास चेंज इन जीडीपी गिवन है, नाइजीरिया का और यूएस का। और जो 2.3% का चेंज आया है, यूएस के अंदर 4.9% का आया है। इन्फ्लेशन रेट यूएस के अंदर बहुत कम है कंपैरेटिवली नाइजीरिया के। यूएस डॉलर टू नाइजेरियन नायरा एक्सचेंज रेट, $1 400 नायरा के बराबर है। चाहिए पढ़े जरा क्या लिखता है। In 2019, there was a merger between three Nigerian commercial banks to form Nigeria's largest commercial bank. आपके तीन नाइजीरियन कमर्शियल बैंक्स के बीच में मर्जर हुआ था। अच्छा, अब ये जब मर्जर हुआ है तो मैं इसको, और ये सारे बैंक्स ही हैं, मैं इन सबको क्या बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये पूरे का पूरा अपने पास क्या काम हो रहा है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे देखें क्या बोल रहा है। इन 2019, two US commercial banks merged to form the US's sixth largest commercial bank। यानी कि यूएस के अंदर भी दो कमर्शियल बैंक्स आपस में मर्ज कर गए और वो सिक्स्थ लार्जेस्ट बैंक यूएस का बन गए। In the US, the three largest banks controlled 32% of the market। यूएस के अंदर 32% जो मार्केट है उसको कंट्रोल कौन करता है? थ्री लार्जेस्ट बैंक। In the US and Nigeria, large banks have opened more branches, carried out advertising campaigns, and improved online banking। यानी कि ये लोग अदर सर्विसेज की भी तरफ जा रहे हैं, कैंपेन्स वगैरह अपनी बना रहे हैं, एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी ऑनलाइन सर्विस को भी काफी बेहतर बना दिया। बैंक मर्जर्स कैन रिजल्ट इन सम बैंक एम्प्लॉइज लूजिंग देयर जॉब। जो मैंने आप लोगों को बेसिक से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं मर्जिंग का और टेक ओवर करने का, कि हमारे पास रिडंडेंसीज अगर हो सकती हैं, रिडंडेंसी से हमें बचने की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट डेट राइज इन नाइजीरिया इन 2019। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ जी, नाइजीरिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो इससे जितने भी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट के ड्रॉबैक्स हैं, क्राइम रेट, डेथ रेट, सुसाइड रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाना, ये सारी चीजें आपके जहन में आनी चाहिए। This is likely to have affected the government's budget as both government tax revenue and government spending will have changed। लॉजिकल सी बात है ना बेटा, अगर आपके पास जॉब ही नहीं है, आप पैसे नहीं कमाओगे। आप जब पैसे नहीं कमाओगे तो आप गवर्नमेंट को टैक्स कैसे दोगे? नहीं दे सकते। जब आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट स्पेंड कैसे करेगा? नहीं कर सकता। लॉजिकल सी बात है। Most commercial bank workers are well educated। The number of years of education people receive can affect a country's birth rate। और आप लोगों को बताया हुआ है उस चैप्टर में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले में, पॉपुलेशन वाले में, कि जब आपके पास एजुकेशन ज्यादा होती है एज कम, खास तौर पे जब फीमेल ज्यादा एजुकेटेड होती हैं तब बर्थ रेट कंट्रोल हो जाता है। Figure 1.1 shows average years of schooling and the birth rate in selected countries in 2019। आपके पास यहाँ पे एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग गिवन है और आपके पास यहाँ पे बर्थ रेट गिवन है। एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड बर्थ रेट इन सिलेक्टेड कंट्रीज ऑफ 2019। अच्छा, अब हमारे पास जो एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग सबसे ज्यादा किसके अंदर है? जर्मनी के अंदर। मैंने वही आपसे कहा हुआ है कि आपने हाईएस्ट और लोवेस्ट को मार्क करना है। तो हाईएस्ट आपके पास कौन सा आ गया? जर्मनी। और लोवेस्ट आपके पास कौन सा आ गया? चार आ गया। ठीक है, मैं चांद लिख दिया, चार आ गया आपके पास। सही है। अच्छा, अब सेकंड हाईएस्ट के बारे में भी आपने बताना है। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है आपका? यूएस। अच्छा, अब यहाँ पे कोई आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सा दिख रहा है? कौन सा ऐसा मुल्क है जो डिफरेंट है? अब देखो मेरी बात सुनो। ओवरऑल हमारा जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है। सही है, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है ना ओवरऑल। अच्छा, अब जैसे जर्मनी के अंदर नंबर ऑफ स्कूलिंग 15 साल है, बर्थ रेट तकरीबन 9 होगा। यूएस के अंदर 11 है, 14 साल हो गया। अर्जेंटीना के अंदर स्कूल की जो है 11 हो गई, और जो आपका बर्थ रेट तकरीबन 17-18 के पास आ रहा है। लेकिन ये दो जो कंट्रीज हैं, एरिट्रिया और नाइजीरिया, अब नाइजीरिया के अंदर आप देखो आपका जो एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, नाइजीरिया में आपके एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ज्यादा है
और आपका बर्थ रेट भी ज्यादा है। और ये एरिट्रिया के अंदर आपका बर्थ रेट कम है और नंबर ऑफ स्कूलिंग जो है वो भी कंपैरेटिवली कम है। हम लोग इस तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग आते जा रहे हैं ना, कि जिस तरह ये ज्यादा है तो ये इस तरह फिर बढ़ता जाएगा, जितने नंबर ऑफ ईयर्स कम होते रहेंगे उतना ज्यादा अपना बर्थ रेट बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर नाइजीरिया में आपका नंबर ऑफ स्कूल्स भी ज्यादा है, स्कूल के ईयर्स भी ज्यादा है, और आपका बर्थ रेट भी बढ़ रहा है। एरिट्रिया के अंदर आपके पास बर्थ रेट भी कम है कंपैरेटिवली नाइजीरिया के, और आपके पास एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग भी कम है। तो ये दो जो है ये थोड़े से डिफरेंट है, जिनका आपको नजर में रखना है। आगे और लिखा हुआ है, some households in both Nigeria and the US who spend more than they earn borrow from commercial bank। बोलता है कि हम जब अपनी औकात से ज्यादा खर्चा करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम लोग स्पेंड करते जा रहे हैं, वो कब होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं। तो अब आपको एक चीज का ध्यान में आनी चाहिए कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि अब मैं इतना खर्चा खुद तो नहीं कर पा रहा ना, मैं तो लोन लेके खर्चा कर रहा हूँ। तो और लोन हमेशा किससे डिसाइड हो रहा है, मतलब किससे अफेक्ट हो रहा होता है? इंटरेस्ट रेट से। मैं वही कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट अगर बढ़ा या कम हुआ तो उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। आगे, some children in Nigeria in low income households do not have enough to eat due to high price of food. A government subsidy to farmers could be used to help low income Nigerian household। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगा तो उससे आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी, आपकी प्राइस लेवल कम होगी, तो जो लो इनकम फैमिलीज हैं उनको जरा सा एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। The subsidy could also help to reduce the deficit on the current account of its balance of payment। सब्सिडी मिलेगी तो बेटा करंट अकाउंट कैसे आपका डेफिसिट कम होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और इम्पोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? कम होगा, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अच्छा होगा। This will depend on Nigeria's inflation rate compared with other countries and incomes at home and abroad। वही वाली बात है कि डिपेंड करता है ना, मेरे अलावा मतलब नाइजीरिया के अलावा कोई दुनिया काम ही नहीं करती क्या? पूरी दुनिया काम करती है ना, कोई तो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल आपके पास। In the US, nearly 35% of children are overweight, मोटे हैं। One cause of this is the consumption of high sugar food and drinks। मोटे पीते रहते हैं हर वक्त बोतलें। The US government could impose a minimum price on such product। बेटा ये अगर मोटे बार बार बोतलें पी रहे हैं, तो हाई शुगर प्रोडक्ट खाते जा रहे हैं और जंक खाते जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट फेलियर है, क्योंकि आपके तो हेल्थ बेनिफिट्स खराब हो रहे हैं ना, एक्सटर्नल कॉस्ट आ रही है आपके पास। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या लगा दिया? मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, अब आप इक्विलिब्रियम लगता है, उससे प्राइस लेवल बढ़ेगी तो मोटे जरा सा ख्याल करेंगे। इंक्लूडिंग चॉकलेट, a minimum price could move the market closer to where social benefit equals social cost। क्योंकि जाहिर है जब मोटे कम बाहर से खाएंगे चीजें, तो फिर उससे हमारे पास सोशल कॉस्ट और बेनिफिट तकरीबन बराबर हो जाएगा। However, some consumers think it would be unfair and some firms think it would reduce profit। अनफेयरनेस की जहां तक बात है, अनफेयर तो नहीं है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर अब बात आ गई है। प्रॉफिट की जहां तक बात है, हाँ बिल्कुल प्रॉफिट होगा, अफेक्ट होगा, नेगेटिवली अफेक्ट होगा। A minimum price may also impose a cost on the government and its success would be influenced by how high the minimum price is set। बोलता है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर भी एक कॉस्ट है, और अब ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने कितनी ऊपर मिनिमम प्राइस लगाई हुई है। ये चीज गवर्नमेंट पे ऐसे कॉस्ट है बेटा, देखिए हमारे पास जो मिनिमम प्राइस का असल कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर से वादा करती है और कहती है कि यार आपकी जो इनकम है ना, हाँ तो बेटा हमें अच्छा मिनिमम प्राइस का बता रहा था। देखिए जो मिनिमम प्राइस आपके पास होती है ना बेटा, वो यूजुअली लगती है फार्मर्स के ऊपर। अब फार्मर्स के ऊपर मिनिमम प्राइस कैसे लगती है? क्योंकि फसल वगैरह कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, तो फार्मर लोगों की इनकम जो होती है ना वो सिक्योर नहीं होती। गवर्नमेंट उनसे वादा करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि यार आप एक काम करो, आप ना इस सेट प्राइस के ऊपर बेचना, और जितना भी आपके पास सरप्लस हो रहा होगा ना वो हम खरीद लेंगे। तो गवर्नमेंट के ऊपर कॉस्ट है ना, ये एएस का पार्ट, एएस के अंदर डिटेल में आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है। तो अब वही बात है ना कि जब गवर्नमेंट आपसे परचेज कर रही है, इसको बोलते हैं बफर करना, स्टॉक को स्टॉक बफर जिसे कहते हैं। अब गवर्नमेंट जब परचेज करेगी मुफ्त में तो नहीं लेगी ना, वो भी तो लोगों को जिनसे लिया है उनको पैसे तो देगी ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो गवर्नमेंट कॉस्ट फेस करती है, सही।
अब बोलता है कैलकुलेट हाउ मेनी डॉलर 6400 नाइजेरियन नायरा विल बी। अब बेटा मेरी बात सुनो, बेटा जल्दी आया करें। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक डॉलर जो है वो किसके बराबर है? 400 नायरा के बराबर है। आपने कितने नायरा के मुकाबले में निकालना है? 6400 नायरा के बराबर आपने एक्स निकालना है। कैलकुलेट कर लें क्या आंसर आना चाहिए। सही है, $16 आपके पास आ गया। आइडेंटिफाई टू वेज अ बैंक कुड इंक्रीज डिमांड फॉर इट्स सर्विस। किस तरीके से एक बैंक अपनी सर्विस की डिमांड इंक्रीज कर सकता है? बैंक चार्जेस को लो कर दे और क्वालिटी इंप्रूव कर दे, एडवर्टाइजिंग कर ले, ज्यादा ब्रांचेस खोल ले, आफ्टर सेल सर्विस कर ले। ठीक है। स्टेट बाय अ मर्जर बिटवीन टू कमर्शियल बैंक इज अ हॉरिजॉन्टल मर्जर, मैंने शुरू में ही बताया था। क्योंकि सेम इंडस्ट्री है, सेम स्केल ऑफ ऑपरेशन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। Explain two reasons why a large US commercial bank may charge a high price for its service. एक लार्ज यूएस कमर्शियल बैंक अपने ज्यादा पैसे क्यों चार्ज करेगी अगर वो कोई भी सर्विस आपको प्रोवाइड करती है तो? आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डी है ना बेटा, 2022 अक्टूबर नवंबर। हाँ वो ऑनलाइन आपको मिलेगा। अच्छा, क्यों आपने बताया पहला पॉइंट? स्किल्ड लेबर होगा बेटा। स्किल्ड लेबर जब आपके पास होगा तो उतनी अच्छी आपकी सर्विसेज होंगी, वो आपसे उतने ज्यादा पैसे मांगेगा। जब वो ज्यादा पैसे मांगेगा तो आप उसको एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी कॉस्ट को कवर करना है तो आप ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि आपने एक मोनोपोली क्रिएट की हुई है, क्योंकि जी आपको उसने बोला ना कि आप एक बड़ी बैंक हैं और एक 32% आपके पास शेयर हो गया, जबरदस्त यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आप ये बात उसको कह सकते हैं कि भाई उसके पास क्वालिटी है, उसकी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई? आप जो है एडवर्टाइजिंग वगैरह कर रहे हो, उसने बोला था ना आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हैं, अपनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, कॉस्ट कवर करनी है। इंटरेस्ट रेट हाई प्राइस लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? सवाल ये है ना कि वो क्यों कर रहा है। एनालाइज हाउ एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट में अफेक्ट द नाइजीरियंस गवर्नमेंट बजट, जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि बेटा अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, पहले तो ये कि आपके पास वेजेस कम होंगी। ठीक है। जब वेजेस कम होंगी तो गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा? वो बढ़ रही होगी। तो बेटा ये आपके पास प्रॉब्लम है ना, आप एक तो उन पर डिपेंडेंट हो जाओगे। आपको क्या मिल रहे होंगे जो अभी दूसरा ने पॉइंट बताया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे करने पड़े होंगे। तो ये बेटा गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नहीं है? ये भी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई ना। फिर आपके पास खर्चा नहीं होगा, आप मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं लेके आ पाओगे। तो जब आप मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं लेके आ पाओगे, उससे मुल्क में इनकम किस तरह जनरेट होगी, गवर्नमेंट किस तरह फर्दर स्पेंडिंग करेगा? ये भी तो प्रॉब्लम है ना आपके पास। अच्छा, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड बर्थ रेट, जो मैंने आपको भी बताया था। आपने क्या करना है, आपने हाईएस्ट का बताया, आपने लोएस्ट का बताया, आपने सेकंड हाईएस्ट का बताया। ठीक है। अच्छा, फिर आपने इन दोनों को कंपेयर किया जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। सही है। नेगेटिव, नेगेटिव जा रहा है देखें। ओवरऑल जो आपका रिलेशनशिप है बेटा वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर टू कंट्रीज। आपने बताना है कि इन चार कंट्रीज में नेगेटिव आता जा रहा है, लेकिन इन दो के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, पॉजिटिव की तरफ वो जा रहा है। देखिए इन दो को पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और बाकी ओवरऑल कैसे जा रहा है? वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो आपने हाईएस्ट, लोवेस्ट, सेकंड हाईएस्ट और रिलेशनशिप बता दिया, और इन दो को जो इनका एक डिफरेंट सा अप्रोच आ रही है उनको आपने यहाँ पे लिंक किया, आपको मार्क्स दे देंगे। सर वो एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी ना कि नेक्स्ट लॉजिकल के अगर आपको ज्यादा स्कूलिंग हो गया एजुकेशन ज्यादा हो तो बेनिफिट कम होगा। मुझे बताना पड़ेगा ना। सही है, वो अपने करियर पे फोकस करेंगे क्या? एक्सप्लेन करना है बेटा। अब यहाँ पे देखो ना, अगर यहाँ पे जर्मनी में नंबर ऑफ स्कूलिंग ईयर्स ज्यादा है तो यहाँ पे बर्थ रेट क्यों कम है? क्योंकि एजुकेटेड है लोग, लोग करियर ओरिएंटेड है, फीमेल जो है वो काम पे जा रही है। तो जब इस तरीके से काम होगा तो उससे बर्थ रेट भी आपका अफेक्ट होगा, कंट्रोल होगा। सही, ये बात है आपने उसको एक्सप्लेन करनी। आगे,
Discuss whether or not a subsidy given to farmers by Nigerian government would reduce the deficit on the current account of its balance of payment. तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों बताने हैं, क्योंकि डिस्कस वाला है। बोलता है कि सब्सिडी से क्या आपका करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट होगा या नहीं होगा। तो पहले तो पॉजिटिव पे है कि हाँ जी हो सकता है, बेहतर है। तो पहले अच्छाइयाँ बताओ फिर उसकी बुराइयों पे जाओ। अच्छा, सबसे पहले तो आप बोलेंगे बेटा कि आपके पास प्राइस लेवल कम होगी सब्सिडी मिलने की वजह से, तो आपका जो एक्सपोर्ट वाला प्राइस है वो कम हो जाएगी और आपकी एक्सपोर्ट की क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आपके पास जब एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट होगी, आपके पास कंपेरेटिवनेस आना स्टार्ट होगी, आप लोग जो है वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे अपने मुल्क के अंदर, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी और ओवरऑल जो है वो आपके पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका करंट अकाउंट का वो सरप्लस में जाना। इन्वेस्टमेंट ऐसे कि और लोग भी इस धंधे में आएंगे ना, फिर अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है और लोग इस बिजनेस के अंदर आएंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन ड्रॉबैक, जब गवर्नमेंट ने हमें पीछे बताया था कि हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, क्या उसने एक और बात यहाँ पे लिखी हुई थी, वो ये रही। उसने एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ 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 हाँ, क्रैश वाली। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ ना, अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं फिर आता हूँ आपके पास। ओके। अच्छा बेटा, हमारे पास यहाँ पे क्या सीन चल रहा है कि इधर एक बात लिखी हुई है, इन्फ्लेशन रेट के बारे में तो बात नहीं बताई हुई ना भाई, और इधर इन्होंने बताया हुआ है, आप खुद देखो ऊपर, इन्फ्लेशन जहाँ नाइजीरिया का ज्यादा है, तो नाइजीरिया का जब ओवरऑल इन्फ्लेशन ज्यादा है, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे देगी भाई, आपको 100% सब्सिडी तो नहीं दे सकती ना। तो फिर आप बोलेंगे कि यार देखो बाकी कंट्रीज में आपके पास इन्फ्लेशन रेट कम है एज कम्पेयर टू नाइजीरिया, तो अगर आपके पास सब्सिडी देने की वजह से भी इन्फ्लेशन पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आया, तो आप तो नुकसान में हो ना, आपके एक्सपोर्ट्स कहाँ से बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे किसको लिंक किया नेगेटिव के अंदर, अपने इन्फ्लेशन रेट को। सही है। प्लस आपने बताया कि हम लोग यहाँ पे फार्मर को सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि एक नेसेसिटी गुड है। तो क्या दूसरी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर रिलाय करती है फॉर सच काइंड ऑफ गुड्स, नहीं करती ना। तो आप बोलेंगे लेस रिलायंस, समझे। तो अगर सब्सिडी मिल भी गई तो उससे कोई ऐसा इफेक्ट आपके पास नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप उसके अलावा एक्सचेंज रेट की भी बात कर सकते हो कि एक्सचेंज रेट के मसले पड़ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे $1 इज इक्वल टू 400, क्या था ये, 400 नायरा हमारे पास चल रहा है। तो आप ये कहेंगे कि यार देखिए हमारे पास एक्सचेंज रेट की भी प्रॉब्लम्स है, एक्सचेंज रेट भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमें क्या पता कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट जो है सरप्लस जाएगा भी कि नहीं जाएगा। अगर हमारी औकात इतनी गिरी हुई है, 400 नायरा हमें सिर्फ $1 का मिल रहा है, अगर मैं $10 की सेल करूंगा तो मुझे कितने 4000 नायरा मिल गए, क्या औकात है इसकी, कोई औकात ही नहीं। समझ में आई है बात। तो ये कहानी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे आए पार्ट एच के अंदर, डिस्कस वेदर और नॉट द यूएस गवर्नमेंट शुड इम्पोज मिनिमम प्राइस ऑन चॉकलेट। मोटे जो है वो चॉकलेट खा रहे हैं, तो क्या हमें मिनिमम प्राइस लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। तो बेटा पहले तो आप आ जाओ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर, मैं पॉइंट एफ जो है वो साइड में लिख रहा हूँ, सही है। तो पहले तो आप आ जाए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। बस वही आपने सारे बेनिफिट्स बताने जो आपको मैंने उसके अंदर मार्केट फेलियर में बताए हुए हैं, कि आपका हेल्थ केयर इंप्रूव होगा। ठीक है। कंज्यूमर बर्डन, हेल्थ केयर पे बर्डन कम होगा ना। अच्छा, फिर इसे बोलेंगे गवर्नमेंट की खर्चे बचेंगे ऑन हेल्थ केयर, जो आपने मुझे भी पॉइंट बताया। अच्छा, इसके अलावा आप कह सकते हैं, एक बड़ा अच्छा पॉइंट आ रहा है जहन से निकल गया, खैर आप, डेथ रेट, बहुत यही पॉइंट मेरे जहन में आया था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये अच्छा हो जाएगा, ओबेसिटी कम होगी, डेथ रेट कम होगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स और जितनी भी मेडिकल इश्यूज हैं रिलेटिंग टू आपका ये शुगर वगैरह और डायबिटीज, ये कम होगा, प्रोडक्टिविटी आपके वर्कर की इंक्रीज अच्छी होगी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सही, आउटपुट बढ़ जाएगा और आपका जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपका सोशल बेनिफिट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो सोशल बेनिफिट में तो ओवरऑल बेनिफिट की बात करते हैं ना। आपका सोशल बेनिफिट पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा भाई, वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। हाउ एवर कुछ मोटे, जी
हाँ उसी पे जा रहे हैं। कुछ मोटे जो हैं क्या पता एडिक्टेड हो, और मोटा अगर एडिक्शन की वजह से चॉकलेट ना खा पाया तो फिर वो प्रॉब्लम में जा सकता है। तो आप यहाँ पे जब नेगेटिव की बात करेंगे आप बोलेंगे कि यार क्या पता उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव टैक्स रेवेन्यू, हम लोग सही है पैसे कमा सकते हैं लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना तो नहीं है ना भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वांटिटी को कम करना। अगर मिनिमम प्राइसेस, मतलब तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। हाँ वो भी डिपेंड करता है कि मेरी जो मिनिमम प्राइस है वो है क्या, मिनिमम प्राइस की अमाउंट भी डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि इन दी एंड गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इधर, हम लोग बात कर रहे थे उस क्वेश्चन के ऊपर पार्ट एच के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव पॉइंट में क्या क्या हो सकता है, इलास्टिक डिमांड है, और इसके अलावा जी आपके पास गवर्नमेंट को बफर स्टॉक का मसला पड़ सकता है, गवर्नमेंट की कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इलीगल मार्केट्स हो सकती हैं, क्या पता कुछ लोग सस्ते में बेचना स्टार्ट कर दें, तो ये आपके पास बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स है, ठीक है जी। बेटा आपके स्पीकर में इशू होगा क्योंकि माइक मेरा खुला हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आए भाई, सेक्शन बी के ऊपर। The economic problem results in choices and opportunity costs. People have to decide what job to do and where to live. In recent years, Australia has recruited teachers from a number of countries, including Canada, the UK, and the US. Most of these teachers specialize in a single subject. बोलता है कि बेटा आप वापस से ज्वाइन करो, बाकी सबको आवाज आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही है। बोलता है डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन द रियल कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन थिंग एंड नॉट द अदर। आगे अपने पास क्या लिखा हुआ है जी, दूसरे अपने उसके अंदर, explain the economic problem and why it is always likely to exist. Economic problem, scarcity, अनलिमिटेड बॉन्ड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास ख्वाहिशात बहुत बहुत होती हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रिसोर्सेज जो होती है अपने पास बहुत कम होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन है एनालाइज व्हाई द वेजेस ऑफ ऑल टीचर्स में इंक्रीज। अब आपने इसको केस से कैसे लिंक करना है, आप बोलेंगे कि पहली बात तो वेजेस क्यों इंक्रीज हो रही है सारे टीचर्स की, अब आप इसके अंदर और डिमांड एंड सप्लाई से भी लिंक कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो पहली बात तो कि मोर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, जब मोर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल इससे क्या होगा, आपके पास डिमांड फॉर टीचर्स इंक्रीज होगी, और जब डिमांड फॉर टीचर इंक्रीज होगी तो उससे वेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेज आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आप ये बोल सकते हैं कि फर्दर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन 3 कंट्रीज से टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है, तो इसके आप एग्जांपल देंगे अकॉर्डिंग टू द केस, हमारे पास ये बातें हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है टीचर्स को हायर कर रहा है यानी कि डिमांड इंक्रीज कर रहा है, तो फर्दर हमारे पास इससे वेज पे क्या इफेक्ट आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बेटा वेजेस मिलने के बाद इंप्रूव होगा ना। हाँ वो तो आपने उसके हिसाब से बता दिया ना। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक और पॉइंट, क्या पता टीचर्स की सप्लाई कम हो गई हो, बेटा सप्लाई जब कम होती है उससे भी तो प्राइस वगैरह वेज वगैरह बढ़ती है ना, सप्लाई से पीछे की तरफ आएगी तो उसको आप लिंक करें। आप ये बोल सकते हैं कि टीचर्स जो हैं वो अब और ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा ट्रेंड है, जब वो और ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा ट्रेंड होंगी तो जाहिर सी बात है उनके पास वो पैसे भी ज्यादा डिमांड करेंगे और उनको हमें ज्यादा वेजेस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। पार्टी डिस्कस वेदर और नॉट अ टीचर वुड बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, तो बेसिक से आपने स्पेशलाइजेशन के एडवांटेजेस बताने, क्वालिफिकेशन बेटा स्किल और सब एक ही बात हो गई सारी। आपने पहले इसके बताने हैं एडवांटेजेस स्पेशलाइजेशन के, और फिर आपने स्पेशलाइजेशन का बताना है डिसएडवांटेज, यानी कि आपने उस केस से बार बार लिंक करते रहे। अब जो आपके पास बेसिक एडवांटेजेस हैं, स्किलफुल होगा तो आप एक काम में स्किल्ड हो जाओगे, आप एक ही काम में प्रोडक्टिव होते रहोगे, आपकी एक्सपर्टीज उस काम में बढ़ते रहेंगे, आप उसमें स्पेशलाइज हो जाओगे, ठीक है, आप उसके अंदर मास्टर हो जाओगे। तो उससे क्या होगा, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम होंगी, चांसेस ऑफ फेलियर आपके पास कम होगा, और आपके पास आउटपुट, मतलब टीचर जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा ऐसे बोल। लेकिन ड्रॉबैक क्या क्या हो सकते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाना वो बोरिंग हो जाता है, मेरे लिए काम ऐसा है जिस तरह मैं चाय बेच रहा हूँ, ये हो गया मेरे लिए, सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरह,
वो एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा रही तो वो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आप कहेंगे, आप कहेंगे इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। कि कल को अगर उसको स्कूल से निकाल दिया और बाकी किसी स्कूल में किसी उसी सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं है, तो आप तो फारिग ही बैठ जाओगे ना फिर घर पे। ठीक है, तो आप ये बात बताएंगे। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप इस तरह लिंक कर सकते हैं कि यार अगर मैं एक काम पे बैठा हूँ, जैसे मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ा सकता था, तो पढ़ा अकाउंट्स मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मैथ्स मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्म को हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर रखना पड़ेगा, स्कूल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। बेटा स्कूल का तो उसने पूछा वही नहीं है ना, उसने टीचर से रिलेटेड पूछा हुआ है, उसने टीचर से रिलेटेड पूछा हुआ है जी। हाँ कह सकते हैं, कर सकते हैं आप बिल्कुल। ठीक है, आगे आओ। In 2019, Russia had an unemployment rate of 4.6%. Russia experienced full employment in the past. Its government wants unemployment to be lower. In 2018, the Russian government cut its spending, which may have increased poverty. बोलता है कि रशियन गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम कर दी, जिससे हो सकता है कि गुर्बत रशिया में इंक्रीज हो गई हो। In 2018 and 2019, the government did not change its income tax rate. Russia operates a proportional tax rate system. रशिया एक प्रोपोर्शनल टैक्स रेट चलाता है और गवर्नमेंट ने कभी चेंज नहीं किया काफी टाइम से। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, बताएं। पूरी तरह एम्प्लॉयड है, रिसोर्सेज पूरी तरह एम्प्लॉयड है, रिसोर्सेज आपके पास पूरी तरह एम्प्लॉयड है, तो ये हमारे पास वेस्टेज नहीं है। हमारे पास सिर्फ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बाकी सारी अपने पास इकोनॉमिक ग्रोथ आ पड़ेगा जो। बेटा फर्म का तो उसने पूछा ही नहीं है ना, स्कूल का आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हो, उसने आपसे टीचर का पूछा हुआ है, तो टीचर का बताओ ना। इस इन्हीं चीजों की वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलते, आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब उसने आपसे पूछा ही नहीं है स्कूल का, तो आपको क्या जरूरत है, टीचर पे क्या है। अगर टीचर की कॉस्ट बढ़ रही है तो आपने आपका मेजर पॉइंट जो है ना वो फर्म की तरफ है, बिजनेस की तरफ है, स्कूल की तरफ है। आपका मेजर जो पॉइंट है वो स्कूल की कॉस्ट की तरफ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बड़ा महान टीचर बन जाता हूँ और मेरी मुझे अवार्ड मिल जाता है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, और बोलते हैं कि जी आदि से अच्छा तो कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता ही नहीं है, तो भले स्कूल की कॉस्ट कुछ भी हो, वो तो अपने आप को भी बेच देगा ना मुझे हायर करने के लिए। समझे बात को। तो इस चीज को जरा देखें, आप लोग इसको गलत पॉइंट पे मत लेके जाओ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स एंड अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, क्या होता है बेटा। सही है, प्रोग्रेसिव बोलते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका टैक्स का परसेंटेज भी क्या होता रहेगा। प्रोपोर्शनल क्या बोलता है, भले इनकम बढ़े या भले आपकी इनकम कम हो, आपका टैक्स का परसेंटेज हमेशा क्या रहेगा, सेम। एनालाइज बाय अ कट इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइट इंक्रीज पॉवर्टी। बेटा जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपके पास कम हो जाती है, यानी कि गवर्नमेंट ने खर्चा करना कम कर दिया, तो इसके आपने नेगेटिव पॉइंट्स बताने। पहली बात तो जब गवर्नमेंट खर्चा करना छोड़ देगी, उससे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा। एग्रीगेट डिमांड जब कम होगी तो उससे प्रोडक्शन प्रोडक्शन कम होगी, तो डिमांड फॉर लेबर कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। ये आ गया पहला रीजन आपके पास। अच्छा, उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ जाएगी, सही है, ये बात भी आप लिखते हैं गवर्नमेंट ने। हाँ बेटा इम्पोर्ट्स कैसे बढ़ेगी उससे, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपको गुर्बत हो रही है तो उससे इम्पोर्ट कैसे बढ़ेगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह ना दे तो उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। वैसे ओवरऑल भी इन्फ्लेशन कह सकते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गया तो आपके पास गुर्बत बढ़ गई, आपके पास जॉब्स वगैरह नहीं हो पाएंगे, ये बात आप बता सकते हो। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर वाला पॉइंट आपने मुझे बता दिया, गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा नहीं कर रहा। जब गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा नहीं करेगा बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में रहेंगे, वो टर्शरी में कभी जाएंगे ही, तो इससे ये क्या होगा कि वो आगे जाके कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये बात आपने बता दी। डिस्कस वेदर और नॉट अ फॉल इन कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल ऑलवेज बेनिफिट वर्कर्स। जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है यानी कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रही है,
तो क्या दिस विल ऑलवेज बेनिफिट वर्कर्स? engagement ज्यादा जब आपके पास बेटा सप्लाई, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, यानी कि सप्लाई ऑफ वर्कर पे क्या इफेक्ट आ रहा है? कम सप्लाई ऑफ वर्कर आपके पास कम होगी तो आपके वेज पे क्या इफेक्ट आएगा? आपका वेज बढ़ना स्टार्ट होगा, वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा, वर्कर्स की जो है सैलरीज वगैरह पैसे जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके मुल्क में और भी तो बहुत इदारे खुल रहे हैं ना, आपके मुल्क में और भी बहुत सारे बिजनेसेस खुल रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि आपके पास चॉइसेस ऑफ ऑक्यूपेशन इंक्रीज हो रही है, आपके पास चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन इंक्रीज हो रही है। अगर मुझे यार ये स्कूल समझ नहीं आ रहा, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाने चला गया, ये कॉलेज समझ नहीं आया, मैं दूसरे कॉलेज में पढ़ाने चला गया, तो चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन आपके पास इंक्रीज हो रही है। ठीक है, trade strong ट्रेड यूनियन स्ट्रांग हो जाएगी, ये भी आपके वर्कर के लिए बेनिफिट है, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन ड्रॉबैक आपके पास क्या है बेटा? अगर वेजेस बढ़ गई तो उससे डिमांड फॉर लेबर पे क्या इफेक्ट आएगा? दूसरी बात, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यार फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट क्या पता हर लेबर को बेनिफिट ना करे, कुछ लोग अभी भी अनएम्प्लॉयड ही रहे। जरूरी तो नहीं है ना कि हर बंदे को जॉब मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हमें ट्रेड ज्यादा पहले फॉर एग्जांपल अगर 60% था और हाँ 67% का सही है, बस फाइनल कोई 3% से तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा ना, तो परसेंटेज ऑफ फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी आपके पास डिपेंड करता है। ठीक है, क्या कितने हिसाब से आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, प्लस में दूसरों के जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है। दूसरों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसके अंदर आएगा क्योंकि वेजेस बढ़ रही है। सही है, आपके पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही होगी। Advances in technology have changed how trees wood are cut down, transported, and used in the manufacture of furniture, such as tables. Wood is in inelastic supply. Wood can be supplied in all economic systems. However, public goods are not supplied in a market economic system. Define inelastic supply. Inelastic supply आपके पास वो होती है जब आपके पास resources वगैरह कम होती हैं. Larger change in price brings a smaller percentage increase in quantity supplied. Explain why public good would not be supplied in the market economic system. Public good market economic system में पहला रीजन क्या था? फ्री राइडर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा रीजन कि वो फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी उसको नहीं देगा। दूसरी बात, पब्लिक गुड कैसा होता है? नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस। तो क्या प्राइवेट प्रोड्यूसर के इस तरह का काम करते हैं कि नॉन एक्सक्लूडेबल गुड बनाए, नॉन राइवलरस गुड बनाए? ऐसा तो नहीं होता ना, प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। Analyze using demand and supply diagram the effect on the market of furniture of an increase in price of wood. बेटा फर्नीचर का डिमांड सप्लाई आपने बनाना है और यहाँ पे उसने बोला कि आप बताओ कि आपकी जो वुड है उसकी प्राइस बढ़ गई, यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। ये डिमांड आ गया, ये सप्लाई आ गया बेसिक सा, ये इक्विलिब्रियम ई, क्वांटिटी क्यू, प्राइस लेवल पी। बेटा ये फर्नीचर का है, मुझे उसने क्या बोला है, किसकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है? वुड की, तो उससे सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? सप्लाई आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, आपके पास सप्लाई कम होगी, सप्लाई आपके पास लेफ्टवर्ड आ रही होगी, इक्विलिब्रियम ई से E1 Q1, और इसको आप हल्का सा एक्सप्लेन करोगे आपको 2 मार्क और मिल जाएंगे। डिस्कस वेदर और नॉट एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी विल बेनिफिट कंट्रीज पॉपुलेशन। अगर आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी आती है तो उससे आपके पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? देखिए पहली बात तो कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी आती है तो आपको टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, जब आपको टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके मुल्क में वो बढ़ना स्टार्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ना स्टार्ट होगी, आपकी सेल्स बढ़ना स्टार्ट होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट होंगी। ओवरऑल इससे पॉपुलेशन पे क्या बेनिफिट होगा? ओवरऑल पॉपुलेशन पे क्या बेनिफिट होगा? लोग ज्यादा जॉब पे फोकस करेंगे, लोग काम पे फोकस करेंगे, तो आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सॉरी पॉपुलेशन रेट एज सच कम हो रहा होगा, इतना आपके पास इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि आपके पास और किस तरह पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सही है, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होगी, आपके मुल्क में मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। हाउएवर मशीन्स आ रही हैं तो पोल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, कल्चर कल्चर का इसमें क्या लेना देना? अच्छा बेटा, हम लोगों ने उसकी बात कर ली, बेनिफिट्स की बात कर ली, अब थोड़ा सा ड्रॉबैक्स के ऊपर भी देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स के अंदर आपके पास क्या क्या आ रही होंगी बातें?
कि जब आपके पास एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी आती है, मैंने आपको बताया कि आपके पास एक्सटर्नल कॉस्ट आती है, आपके पास पोल्यूशन वगैरह आ रहा होता है। इसके अलावा आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं भाई? लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये आपके पास ड्रॉबैक है। विल लीड इवेंचुअली लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो उससे आपके पास इंडियन डिमांड पुल इन्फ्लेशन की आ रही होती है, जिससे आपकी परचेजिंग पावर कम होगी और आपके मुल्क में जो है वो बेचारे परचेजिंग पावर अपनी खो देंगे। ठीक है। अच्छा, और आप यहाँ पे क्या डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हो कि उसके लिए टाइम लैग आता है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, ट्रेनिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है। ट्रेनिंग अगर आपको नहीं है तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगी, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्दर इंक्रीज कर देगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, while 15% of US exports go to Mexico, 80% of Mexico's export goes to US। बोलता है कि यूएस से मैक्सिको को सिर्फ 15% एक्सपोर्ट करता है, जबकि मैक्सिको जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। हाँ, क्योंकि याद करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब आप मशीन लेके आ रहे हो तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट ही होगी ना उससे, स्ट्रक्चरल वाली। बोलते हैं कि यूएस मैक्सिको को सिर्फ 15% एक्सपोर्ट करता है, जबकि मैक्सिको यूएस को कितना करता है भाई? 80%। In 2019, the US government imposed some methods of protection to reduce imports from Mexico। यूएस ने इस 15% के ऊपर जो एक्सपोर्ट करता है उन्होंने टैरिफ लगा दिया मैक्सिको के ऊपर, बोला कि भाई हम टैरिफ लगा रहे हैं और आप जो हो ना इतना ज्यादा हमारे पास एक्सपोर्ट मत करो। दिस यूएस एक्शन कॉज्ड अ फॉल इन मैक्सिकोस फॉरेन एक्सचेंज। लॉजिकल सी बात है ना, 80% आपका यूएस पर डिपेंडेंट है, अगर उसने टैरिफ लगा दिया तो आपके तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना मुल्क का। Despite a rise in its inflation rate, Mexico's central bank reduced the rate of interest from 7.75% to 6.5% in 2020। इंटरेस्ट रेट आपके पास कम हुआ, जाहिर सी बात है इससे इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज होगी और आपके पास ओवरऑल बेनिफिट्स आ रहे होंगे। आइडेंटिफाई टू मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन, टैरिफ एंड कोटा। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई गवर्नमेंट में वांट टू रिड्यूस इंपोर्ट्स। रिड्यूस इंपोर्ट बेटा, हाँ क्या सही है, आपने डोमेस्टिक अपने प्रोड्यूसर को सपोर्ट करना है, और आप कह सकते हैं कि आपने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करना है, या आपने डंपिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, हाँ ये भी आपका एक पॉइंट आ गया। एनालाइज हाउ अ फॉरेन कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रेट could increase its inflation rate। बोलता है कि अगर आपकी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल हो गया तो उससे आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट कैसे इंक्रीज होगा बेटा? जबरदस्त। सबसे पहले तो आपका रॉ मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब रॉ मटेरियल आपके पास एक्सपेंसिव होगा तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, और आपके पास कौन सी इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगी? अच्छा, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स कैसी हो गई हैं अब? तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट होंगे, हमारे इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? हमारी इंपोर्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब हमारी इंपोर्ट कम होगी तो बेटा उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट आएगा? इससे फर्दर एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? एंड दिस विल फर्दर लीड टू, समझ गए बात को? दोनों को आपने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। कौन सा वाला? सुनने बताता हूँ। देखिए, एग्रीगेट डिमांड का बेटा फॉर्मूला क्या है? प्लस एक्स माइनस एम, सही है। अच्छा, जब आपके पास डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो रही है तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, सही है। आप इंपोर्ट करवाओगे? इंपोर्ट नहीं करोगे तो कहाँ से सामान लोगे? सही है, हाँ करेंसी वैल्यू खराब हो रही है आपकी। डिस्कस वेदर और नॉट अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज कंट्रीज जीडीपी। इंटरेस्ट रेट कम होने से आपका जीडीपी इंक्रीज होगा या फिर नहीं होगा? जब आपके पास इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बेटा उससे आपके पास क्या इफेक्ट आएगा? लोग जो हैं वो सेविंग नहीं करेंगे, लोग क्या करेंगे? कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। कंजम्पशन बढ़ने से आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, आपके मुल्क में ओवरऑल जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोग लोन लेंगे उससे क्या होगा कि वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, इससे भी फर्दर एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, और फर्दर आपका जीडीपी इंक्रीज होगा। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि बाहर से मल्टीनेशनल आपकी कंट्री के अंदर आएंगी,
ताकि वो आपके मुल्क में फर्दर अपना एक्सपेंड कर सके, क्योंकि लोन सस्ता है, ओवरऑल उनको बेनिफिट हो रहा होगा। लेकिन ड्रॉबैक, ड्रॉबैक में उसने बोला कि यार क्या इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो इससे आपके पास कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा ओवरऑल। तो बेटा आप जब नेगेटिव पॉइंट पे जाओगे आप बोलोगे कि हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि लोग अब लेबर को किससे रिप्लेस कर रहे हैं। हम लोग जब डायग्राम में अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे होते हैं, हम लोग ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे होते हैं, उसमें मशीन भी आता है, उसमें लेबर भी आता है, रिसोर्सेज भी आती है। लेकिन आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ, तो लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, जॉब्स। मैं पोटेंशियल वाले की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल एक्चुअल वाले की बात कर रहा हूँ, जो हमारा मनी सप्लाई से चेंज आ रहा हो। ठीक है, इसके अलावा विल लीड टू कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास हो गया। सही है, इसको आपने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लोग बोरा हमारे बैंक में सेव नहीं करेगा। जब बैंक में हमारे सेव नहीं करेगा तो डिमांड फॉर करेंसी पे क्या इफेक्ट आएगा। और डिमांड फॉर करेंसी जब आपके पास गिरेगी तो बेटा अभी करेंसी क्या होना शुरू हो जाएगी, डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। और बताएं क्या लिख सकता हूँ मैं इसके अंदर। सबसे बेसिक पॉइंट कि बेटा जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है विल इवेंचुअली लीड टू क्या, समझे। ये आपका पूरा 8 मार्क वाला क्वेश्चन था जो आपने यहाँ पे स्कोर किया। समझ में आ गई है बात, क्लियर है। तो बेटा ये आपका पूरा पेपर था, मई जून 18 वाला, सॉरी मई जून अक्टूबर नवंबर 22 वाला। और ये अभी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, चले। डायग्राम बना लें बेटा, अगर बनाना चाहती हैं तो अच्छी बात है।